नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, बात करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये आपका जो आज का कंसेप्ट रहेगा, आपका जो नया कंसेप्ट लेकर आए हैं, नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये 30 प्रश्न रहने वाले हैं। जी हाँ साथियों, अभी तक हम जो है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 10+ जो है कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं और जल्दी ये कंसेप्ट की जो क्लास है बाल विकास की कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और बाकी क्लासेज आपके साथ चली रही हैं, तो चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। और इसके पहले दोस्तों 46 जो है हमारे 46 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं, जो आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यह राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। आइए इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करते हैं। जो भी आपका फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का वेलकम, स्वागत करते हैं। साथियों, प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना या वर्गीकृत करना। सभी कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है जो सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती हो, तो सूचना की बात कर रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है, कौन सी यह संज्ञानात्मक क्रिया होगी? वह होगी साथियों अंतर करना। ठीक है, अंतर करना एक संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है जो सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। साथियों, दूसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? देखिए, उच्चतर और न्यूनतम दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक संप्राप्ति के न्यूनतम स्तर की बात कर रहे हैं। आपका ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। तो दोस्तों, अगर संज्ञानात्मक के रूप में देखा जाए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति के स्तर में देखा जाए, तो यहाँ पर जो ज्ञान होता है वह सबसे न्यूनतम स्तर होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो स्क्रीन पर आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है, सभी फीडबैक करेंगे, अच्छे तरीके से प्रश्न को अटेंड करेंगे। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया था। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। शिक्षार्थी बालक बालिकाओं से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बच्चे 2 + 4 = 4 होता है, और आपका अनुभव ये कहला होता है कि बच्चे पुनः, अगर आप क्वेश्चन करें 3 + 3 होगा, तो बच्चे पुनः रिपीट कर लें 3 + 3 = 6। अर्थात जो आप सिखाते हैं पुनः आप उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करने के लिए बच्चों से बोलते हैं जो उन्होंने ग्रहण किया है। तो क्या यह अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है? क्या यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है? यह सकारात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। यह अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं फिर आप उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करने के लिए बच्चों से बोलते हैं जो उन्होंने ग्रहण किया है, तो यह समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग फीडबैक कर सकते हैं। आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। साथियों, निम्नलिखित में से ऐसा कथन जो शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं दिया गया हो, क्योंकि आपका जो करना है वह शिक्षण करना है, शिक्षण की प्रक्रिया जानना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, किस प्रकार से बच्चों को उनमें ज्ञान में संवर्धन करना है, ज्ञान वृद्धि करना है, उनको मदद करना है, ठीक है। तो ऐसा कथन जो शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है, जो आपको नहीं करना है वही बताना है। अर्थात शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। अगर आपके पास ज्ञान है, शिक्षण की प्रक्रिया है, तो आप बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं, प्रभाव के साथ निर्देशित कर सकते हैं।
शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया, ये सर्वथा गलत है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय पर ही शिक्षा किया जा सकता है, विद्यालय पर ही बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। केवल जो केवल शब्द होता है, ठीक है, ओनली वन, केवल शब्द हो गया, ये अपने आप में निगेटिव होता है, क्योंकि केवल में क्या है, घमंडी एटीट्यूड वाला शब्द हो जाता है। केवल मैं या केवल कक्षा, ठीक है, तो एटीट्यूड वाले शब्द या, ठीक है, केवल जो पर्सनल करते हो वो हमारे पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में स्थान ये नहीं रखते हैं। कुछ शब्दों को पहचानना है और आंसर पर क्लिक करना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है साथियों, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर जो है संबंधित नहीं है। तो हमें ब्लूम का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उनके शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष लिया गया यहाँ पे, जो ब्लूम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। तो भावात्मक पक्ष में व्यवस्थापन हो सकता है, अनुक्रिया हो जाएगा, आग्रहण हो जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक उद्देश्यों से देखा जाए ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष में जो है ज्ञान का स्तर संबंधित नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र की अगर बात करें तो संज्ञानात्मक क्षेत्र आपका जो है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अनुमूलन की बात कर रहा है। देखिए इससे पहले हमने एक क्वेश्चन संज्ञानात्मक से संबंधित किया भी था, ठीक है। एक हमने प्रश्न किया कि संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है तो अंतर करना हो जाएगा। एक हमने यहाँ पे प्रश्न किया कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर पूछा गया था, तो ज्ञान था, ठीक है। और इसी टाइप की है संज्ञानात्मक से ये भी आपका प्रश्न है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए न्यूनतम स्तर हमने किसको बोला था, सभी लोग जानते हैं, ज्ञान को बोला था, तो ज्ञान तो होगा, ठीक है। बोध भी दिया गया था, अनुप्रयोग भी दिया गया, तीनों दिए गए, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित ये तीनों होंगे, लेकिन अनुमूलन आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित आपके अनुमूलन नहीं होगा, बाकी अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान ये तीनों संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। 7वां प्रश्न है, बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष जो है उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। देखिए बालक बालिकाएं हैं, उनका जो व्यवहार होता है तो ऐसा पक्ष बताना है जो उनकी ही रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंध हो। तो आप शिक्षक हैं, उनकी बालक बालिकाओं की रुचि और उनके जो मनोवृत्तियां होती हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। उनसे संबंधित आपको व्यवहार बताना है, कौन सा पक्ष होगा, बोधात्मक, ज्ञानात्मक, उपयुक्त, दोनों, भावात्मक, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए एक शिक्षक के रूप में आपको समझना ये जरूरी है बालक का व्यवहार, ठीक है। यहीं पर हमारा आंसर क्लियर हो गया था। ऐसा पक्ष जो उनकी रुचि तथा मनोवृत्ति से संबंधित हो, तो सभी लोग जानते हैं रुचि और मनोवृत्ति से संबंधित आपका भावात्मक पक्ष हो जाता है। सभी लोग यहाँ पे सी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे कि बोधात्मक, ज्ञानात्मक होगा। यार सी ऑप्शन करना चाहिए, लेकिन समझिए दोस्तों, जितना अच्छा क्वेश्चन को आप समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन समझने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका भावात्मक पक्ष हो जाएगा। अगर बात करें बालक के व्यवहार का भावात्मक पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। बालक की रुचि, मनोवृत्ति, आवश्यकताओं के आधार पर उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः व्यवहार का जो भावात्मक पक्ष होता है वह परिवर्तनीय होता है। बालक जैसे जैसे विकास होता है बालक का, वैसे वैसे उसके व्यवहार के भावात्मक पक्ष में स्थायित्व भी आ जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बालक के भावात्मक पक्ष क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, ये ध्यान दीजिएगा। खाली स्थान ये ऑप्शन में आ सकता है कि बालक के भावात्मक पक्ष होता है, परिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तनीय होता है, निश्चित होता है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। तो बालक का जो, ठीक है, व्यवहार होता है तो वह कैसा होता है, सभी लोग बताइए। हम पढ़ चुके हैं परिवर्तनीय होता है, ध्यान दीजिएगा। बालक के भावात्मक पक्ष की बात करें, शिक्षा जो होती है बच्चों की सहायता होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, या साथियों केवल चरित्र विकास में होती है। सभी फीडबैक करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। साथियों शिक्षा जो होती है बच्चों की सहायक होती है, उनके किसके सहायक होती है, सर्वांगीण विकास में। अगर बच्चों को सर्वांगीण विकास अगर करना है तो शिक्षा उसमें सहायक होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सहायक शब्द होता है, ये समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण क्या होगा। आप देखिए अध्यापक अध्यापिका हैं, आपको ही शिक्षण कराना है, शिक्षण प्रक्रिया आपको सीखना है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है कि कैसे बेहतर बच्चे सीख सकें। तो आपके अनुसार शिक्षण क्या हो सकता है।
शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण एक कला है, या शिक्षण एक कौशल है, या बी व सी दोनों हो जाएगी। देखिए आप तो साथियों यहाँ पे आपके अनुसार शिक्षण क्या हो जाएगा, सभी को कमेंट करना है। देखिए शिक्षण की बात कर रहे हैं, शिक्षण एक प्रक्रिया है, कला है, एक कौशल है, सभी देखिए एक तो हमारा कन्फर्म है कि एक कौशल है, शिक्षण एक कौशल है, सभी लोग जानते हैं, कौशल अनिवार्यता यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर बात आती है कला और प्रक्रिया की आती है, ठीक है, तो शिक्षण मतलब क्या होता है, आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको बच्चों को पढ़ाने का जो होता है किस प्रकार से पढ़ाएं कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ, बच्चे अच्छे तरीके से आपसे कनेक्ट हो पाएँ, आप बच्चे से कनेक्ट हो पाएँ, तो ये होती है एक कला शिक्षक की। ठीक है, शिक्षा देने की भी कला होती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए प्रत्येक जो शिक्षक होते हैं सबकी अलग अलग कलाएं होती है, पढ़ाने का अपना अपना एक, ठीक है, उसको कौशल होता है। तो कौशल और कला ये बहुत ही आपके अनुसार शिक्षण की बात करेंगे। ठीक है, तो कौशल और कला अर्थात जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है कि बी और सी वाला सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। शिक्षा का उद्देश्य होता है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, या व्यवहारिकता का निर्माण, या उपरोक्त सभी। देखिए शिक्षा का उद्देश्य होता है हमारे समाज की बात करें, परिवार की बात करें, देश की बात करें कि अच्छा नागरिक बनना हो चाहिए। शिक्षा का मतलब ये कि अगर पढ़ लिख लोगे तो अच्छे सभ्य बनोगे, ठीक है, कैसे क्या बात करना है जानकारी होगी, ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए भी उपयोगी हो, जो सही बातें होंगी उनकी बातें वो जानने का, समझेगा, व्यवहारिकता का भी निर्माण होगा, ठीक है, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, सारी चीज़ें हैं। तो जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और होता भी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यक्तिगत समायोजन के रूप में, सामाजिक व राजनीतिक विज्ञता के रूप में, व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में, या विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए कक्षा में जो शिक्षण अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है, तो व्यवहार परिवर्तन। जब बालक शुरू में आता है, आपकी पढ़ाते होंगे ट्यूशन है, कहीं स्टडी तो कर ही रहे होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो बच्चों में व्यवहार में जब परिवर्तन आने लगे तो समझ लीजिए शिक्षण में अधिगम की, ठीक है, प्रक्रिया ही होती है। तो कक्षा में शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यवहार में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। कहते हैं ना हमारे होम भाषा में, बच्चा उस विद्यालय में जाता है पढ़ने, उस स्कूल में पढ़ने जाता है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता भी है, उसको नॉलेज भी है। तो यही होता है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन की बात करें। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प जो है असंगत होगा? ठीक है, विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूत, या अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं। देखिए ब्लूम के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों को निर्माण में आपका विश्लेषण संगत है, मूल्यांकन संगत है, और अनुप्रयोग संगत है। लेकिन आत्मानुभूत आपके यहाँ पे असंगत हो जाएगी। तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर जो है उद्देश्य आधारित प्रश्नों पर जो है आत्मानुभूत जो है विकल्प यह हमारा सही नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा जो होती है उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों में परीक्षा के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना? तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना होता है। देखिए व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहारिक जीवन, ठीक है, ये शब्द आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है: अधिगम के सरलीकरण के द्वारा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करना। तो शिक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? सभी लोग जानते हैं शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण और छात्र द्वारा ज्ञान का ग्रहण। जब आप अपना जो है, ठीक है, ज्ञान बच्चों में क्या करेंगे? स्थानांतरण करेंगे, और छात्र क्या करेंगे? उनको ग्रहण करेंगे। तो ये होता है शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है साथियों, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकते हैं? देखिए शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित 2-3 प्रश्न हम कर भी चुके हैं। तो बालकों में विषयों का ज्ञान व उनके मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना, परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना, उसको कंठस्थ करवाना,
या विषयों का ज्ञान देना, व्यावसायिक कौशल का विकास। सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए। अब आप बोलेंगे मानसिक होगा या व्यावसायिक होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा या डी ऑप्शन होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बालकों में विषयों का ज्ञान हो सके और मानसिक विकास करना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो प्रमुख जो उद्देश्य, बालकों में विषयों का ज्ञान और मानसिक विकास करना, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं दिया गया है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, यह शिक्षण अन्वेषण है। तो ऐसा कथन जो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं दिया गया है, देखिए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूपों में होती है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, लेकिन शिक्षण अन्वेषण है, यह हमारा गलत हो जाएगा। यह हमारा जो सत्य नहीं दिया गया है, बाकी तीनों सत्य दिए गए हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है साथियों, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। तो अधिगम का जो शिक्षा में योगदान है, व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार परिवर्तन में है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में है, समायोजन में है, या इन सभी में है। तो अधिगम का शिक्षा में जो योगदान है बच्चों में व्यवहार परिवर्तन, ये सभी लोग जानते हैं। नवीन अनुभव प्राप्त करना, ये भी सही हो जाएगा, और समायोजन भी हो जाएगा। तो ये इन सभी में जो है अधिगम का शिक्षा में योगदान है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणा, संज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक क्षमता, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो भावात्मक हो जाएगा रिक्त स्थान, यहाँ पे शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। कैसा विकास, सर्वांगीण विकास करना हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी खालिस्तान की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पाठचर्या संबंधी घोषणाओं की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, पठन कौशल की, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, या उपलब्ध लक्ष्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है वह संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्लस और कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ पे साथियों 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है जो सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया जो सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है वह वर्णन करना है, पहचान करना है, अंतर करना है, या वर्गीकृत करना है। देखिए हमने पहले ही फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में शायद इस क्वेश्चन को भी किए थे कि ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया जो दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है वह साथियों अंतर करने की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण सत्र जो होता है बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि ये बच्चे को किसमें सक्षम बनाता है। समान चीज़ों का बार बार अभ्यास करने में, अधिक अनुशासित होना, अत्यधिक कक्षा कार्य या क्लास वर्क और गृह कार्य होमवर्क की, या अधिगम में सुनना और व्यस्त रहने की बात कर रहे हैं। तो जो शिक्षण सत्र होता है वह बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि बच्चे को क्या किसके में सक्षम बनाता है, अधिगम में सुनने और व्यस्त रहना यहाँ पे दिया गया है। तो व्यस्तता की वो नहीं बात कर रहे हैं, अधिगम की बात कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अकॉर्डिंग ऑप्शन के देखा जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन बेस्ट दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल, गैस के उदाहरण के देने के लिए कहता है, यह उदाहरण संबंधित। देखिए आप लोग शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी जब नियुक्त होती है तो आप एक विज्ञान के अध्यापक बनते हैं। तो आप एक छात्रों को क्या है ठोस, तरल, गैस के उदाहरण देने के लिए कहते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल सी बात है कि ठोस कौन सा पदार्थ है, ठोस पदार्थ के कौन कौन होंगे, ठीक है, गैस कौन कौन होंगे, तरल कौन कौन से होंगे, ये आप बच्चों से प्रश्न करते हैं या उदाहरण देने के लिए कहते हैं। तो यह किससे संबंधित, यह जो उदाहरण होगा संबंधित है ज्ञान के उद्देश्य से, समझ के उद्देश्य से, प्रयोग से, या कौशल उद्देश्य से। सभी कमेंट करिए। यह होता है समझ के उद्देश्य से, अर्थात बच्चों में समझ है, ठोस तरल गैस की समझ है कि नहीं है, इसलिए आप उदाहरण देने के लिए कहेंगे।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि एक अध्यापक कुछ निर्देशन लिखता है ताकि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझने में सक्षम हो। यह उद्देश्य किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? कौशल संकल्पना के अंतर्गत, संश्लेषण, बोध, विश्लेषण। देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप कुछ निर्देशन लिखते हैं ताकि बच्चे जो है लोकतंत्र का अर्थ समझने में सक्षम हो। तो यह उद्देश्य किस संकल्पना के अंतर्गत आएगा? बोध के संकल्पना के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसने जो है अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन किया है, लेकिन बी.एस. ब्लूम जो है इन्होंने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। व्यवहार करना या व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो व्यवहार का करना किस पक्ष में आ जाएगा? तो यह सीखने के गतिक क्षेत्र में आ जाएगा कि आपने कितना सीखा है, उसका व्यवहार कर रहे हैं तो उसकी गति की बात करेंगे, तो सीखने के गति क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की है, अधिगम को निर्देशित करने की है, अनुदेशन देने की है या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वह शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने में होते हैं। आपको यह कोशिश करनी, जो शिक्षण की प्रक्रिया हम सीखते हैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, कि बच्चों को कैसे हम उस पाठ को समझाने में सरलीकरण कर सकें, सरल भाषा में हम बच्चों को पढ़ा सकें ताकि बच्चे समझ सकें। अर्थात शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की शिक्षण एक प्रक्रिया हो जाएगी। साथियों, अगला प्रश्न है, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर होते हैं? एक चर होता है, दो होता है, तीन होता है, चार। तो शिक्षण के आधार पर चर पूछा गया है, कितने चर होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए शिक्षण के आधार पर 3 चर होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है स्वतंत्र चर। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जो है स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और इस प्रकार शिक्षक एक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। दूसरा है आश्रित चर। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था, प्रस्तुतीकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप में कार्य करना पड़ता है। तो पहला स्वतंत्र चर जो होता है वह किसके लिए होता है? ध्यान दीजिए, स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक। तो शिक्षक के लिए स्वतंत्र चर हो गया। आश्रित चर किसके हो गया? बालक के लिए। छात्र को जो है आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है। अब तीसरा है होता है चर हस्तक्षेप चर। शिक्षण प्रक्रिया को पाठ वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण व्यूह रचनाएँ आदि हस्तक्षेप करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं ये सभी चर मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो 3 चर कौन कौन से साथियों? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर। और शिक्षण चरों के कार्य भी हैं। हस्तक्षेप चर के माध्यम से स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर छात्र और शिक्षण प्रक्रिया में निम्न कार्य करते हैं। कौन कौन करते हैं? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो शिक्षण चरों में हस्तक्षेप चर के माध्यम से क्या होता है? स्वतंत्र चर और आश्रित चर छात्र की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हस्तक्षेप में चर के माध्यम से स्वतंत्र चर किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षक और आश्रित छात्र की। तो इस जो शिक्षण प्रक्रिया में होती है कार्य करने की बात कर रहे हैं। तो कैसा कार्य होता है? निदानात्मक होता है, उपचारात्मक होता है, मूल्यांकन होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के शिक्षण चरों के कार्य होते हैं। निदानात्मक करना, उपचारात्मक, फिर मूल्यांकन होता है। पहले निदान करिए फिर उसका उपचार करिए। पहले निदान ढूंढिए, जब आप किसी निदान ढूंढेंगे फिर उपचार करेंगे, फिर उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न और इनको भी कंप्लीट करते हैं, क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों, पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण में से कौन से चर आता है? पाठ्यक्रम में देखिए, अभी हमने तीनों चर इसीलिए आपको समझा दिए थे, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पाठ्यक्रम की अगर बात की जाती है तो पाठ्यक्रम में आपका मध्यस्थ चर आ जाएगा।
कौन सा आएगा, मध्यस्थचर आएगा। ठीक है, आश्रित में कौन आता है, छात्र आता है, और स्वतंत्र में कौन आता है, शिक्षक की बात करेंगे। ठीक है, ये आपको ट्रिक ध्यान देना, आश्रित आए तो किसको करना है, छात्र को, स्वतंत्र आता है तो शिक्षक को, और मध्यस्थ पाठ्यक्रम की बात करेंगे। 30वां प्रश्न है, स्मिथ ने शिक्षण की ध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है, अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम। देखिए कार्यवाहक पूछा गया है तो कार्यवाहक यहाँ पे शिक्षक ही होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आज का क्लास का जो मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और 30 में से जो भी आपका स्कोर हो जरूर कमेंट करें। चाहे 30 में 5 नंबर ही आपके सही हो, 10 ही सही हो, 15 सही हो, कितने भी सही हो, आप लोग कमेंटेड जरूर बनेंगे। जब आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे तो जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी जब आप लोग आंसर दे रहे होंगे तो आप लोग, ठीक है, ये एक एनर्जी होती है अपने आप को आंसर देने की, ठीक है, फटाफट आंसर करने की, अपने आप एनर्जी आएगी। तो यहीं से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। आइए मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक की प्रक्रिया के अंग होते हैं, शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम होते हैं, या ये सभी होते हैं। सारा क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है लेकिन कन्फ्यूजन भरा हुआ है, इसलिए मॉक क्वेश्चन में दे रहे हैं। इस मॉक क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट क्लास में हम जोड़ देंगे तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर भी देख पाएंगे। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझे होंगे, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से अटेंड किए होंगे। जो भी स्कोर हुआ हो आपको कमेंट जरूर करिए। जल्दी हमारी ये बाल विकास की क्लास कंप्लीट होगी, ठीक है। 2500 प्रश्न यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, जो आपके बाल विकास में 28 नंबर, 30 में से 28 नंबर लाने के लिए पक्का अवश्य कर देगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट की चर्चा की गई है, डिटेल के साथ प्रश्नों को किया गया है। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।